हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और हम लोग का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है और हम लोग लास्ट में एकदम आ गए हैं, 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, वेटेज सब्जेक्ट है, 6 to 7 मार्क्स का आता है एवरेज। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। ठीक है, सारे केस पढ़ लिए थे और बहुत सारी प्रॉब्लम भी लगा ली थी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मान के चलो कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, अगर सिंप्लेक्स से भी आ रहा है तो हम लोग ग्राफिकल से ही सॉल्व कर देंगे क्योंकि वो इजी प्रोसेस है। ठीक है, सिंप्लेक्स क्या है? अगर हम लोग सिंप्लेक्स की बात करें, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा होता है अपनी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और बड़ा मेथड होता है थोड़ा सा। ठीक है ना, एनालिटिकल मेथड है। सेम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे एलपीपी की जो हम लोग ग्राफिकल से करते थे, वही मेथड है। ठीक है, बस इसकी एडवांटेज क्या होगी कि इसमें 2 और मोर देन 2 वेरिएबल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल की डिसएडवांटेज क्या थी, लिमिटेशन क्या थी, हम सिर्फ 2 ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते थे, है ना। और अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, और अगर हम लोग सिंप्लेक्स की बात करें तो क्या है, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें हम लोग हर स्टेप में क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इटरेटिव प्रोसेस। यानी कि सेम रिपीट होना, इटरेटिव मतलब कि सेम रिपीट होना, बार बार वही प्रोसेस। ठीक है, वही चीज हमें बार बार करनी है। ठीक है, बार बार हम चेक करते रहेंगे सॉल्यूशन इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ तो कितना हुआ, आगे पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो उसमें फिर कुछ कंडीशंस होती हैं कि हाँ, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यानी कि मैक्सिमम इंप्रूव हो गया, इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हम अपनी एलपीपी को। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, टेबल बनाओ सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, बाकी बहुत ही ईजी है। ठीक है, एक बार पूरा प्रोसेस समझ जाओगे तो काम आसान हो जाएगा। और देखो इसमें भी सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जब सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, और अपने कंस्ट्रेंट होंगे। ठीक है, और अपन को पता है कि रिसोर्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। ठीक है, जो रिसोर्स वाली BI/BJ की थी। ठीक है, तो ये कुछ था। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं जैसे इसमें करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सिंप्लेक्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जिस प्रोसेस से हम लोग को चलना है, टेबल टाइप की बनती है उसमें लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इटरेशन। ठीक है, यानी कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक के बाद एक बढ़ते रहते हैं और सॉल्यूशन को इंप्रूव करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस, सबसे पहले जो हम लोग टेबल बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, बस यहीं से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है एलपीपी के केस में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1-2 पॉइंट पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसी में सारा एग्जांपल लेते हुए, सारे पॉइंट लेते हुए चलते चलेंगे और बगल में स्टेप भी लिखते जाएंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देंगे। तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, हम लोग को एक बार जनरल फॉर्म में एक बार एग्जाम्पल लेके 2 बार नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं पहले तो, कि जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज है, पहला तो हम लोग समझ गए कि इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, जो भी इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, मान लो कि अपनी प्रॉब्लम कुछ भी रही हो, ठीक है, कि 3x1 + 4x2 ≤ 12, है ना, और 6x1 + 8x2 ≤ 11 स्टेप से अगर रहा हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, इसको इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, इक्वालिटीज में। ठीक है, इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना अपना पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, अगर हम ऊपर वाली कन्वर्ट करें फर्स्ट वाले को तो क्या हो जाएगा, 3x1 + 4x2 + s1 = 12। अब देखो ये वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू इससे कुछ कम है या बराबर है, कुछ कम है, तो हम क्या करें, कुछ जोड़ दें।
ठीक है। जब हम लोग जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल। सिमिलरली अगर इसको हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 6x1 प्लस 8x2, ठीक है, इक्वल टू प्लस s2 इक्वल टू 11। ये भी क्या है, स्लैक, मतलब जितने भी होंगे सब में एक एक स्लैक वेरिएबल हम लोग ऐड कर देंगे, स्लैक वेरिएबल, ठीक है। अगर इक्वेशन इस टाइप की हो, किस टाइप की, कि x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है, तो ये बड़ा है तो इसमें से कुछ घटा देते हैं हम लोग इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, x1 प्लस 2x2 माइनस s1 इक्वल टू 6, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वलिटी में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और जो भी हम लोग ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड करेंगे। मान लो जैसे ये दो कंस्ट्रेंट थे किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, और अपना जेड का क्या था कि 2x1 प्लस 8x2 ये था हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जब हम लोग दो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो ये जो वेरिएबल है ना, ये तो इसको यहां भी तो ऐड करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो यहां कर देते हैं 0s1 प्लस 0s2, ठीक है। अब देखो ये 0 0 इसको कोफिशिएंट दे दिया हमने, यानी कि अगर s1 s2 की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वैल्यू भी आएगी तो हम लोग z में रखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सिर्फ हम लोग रख रहे हैं s1 s2 ऐड कर रहे हैं इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और ताकि हमारा एक इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आ जाए और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग वाली बात थी, ठीक है। अच्छा इसमें देखो एक चीज और यही समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे सवाल में देखेंगे कि मान लो ये प्रॉब्लम थी, ये इसको छोड़ दो, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। हम लोगों की ये प्रॉब्लम है, ये अपना प्रॉब्लम है, ये अपनी प्रॉब्लम है, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, और ये दोनों कंस्ट्रेंट हैं। इसको क्या करना है, अपन को ऑप्टिमाइज करना है, और दे रखा है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, इसको हमें अपन को मैक्सिमाइज करना है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मुझे इसे एक पॉइंट समझाना है, ठीक है। तो देखो जरा एक चीज देखो कि अपने पास वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 s1 s2, अब तो अपने पास 4 वेरिएबल हैं इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के बाद, और अपने पास कंस्ट्रेंट कितने हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट कितने हैं, 2, अननोन कितने हैं, यही तो अननोन है डिसीजन वेरिएबल, ठीक है, अननोन कितने हैं, 4, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या भाई, 4 अननोन के लिए हमें 4 इक्वेशन चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स सबने बचपन से पढ़ी है, अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं, 4 हैं तो 4 इक्वेशन चाहिए, है ना। तो अपने पास तो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन अपने 2 है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको बोल देते हैं जो कंस्ट्रेंट है, इसको बोल देते हैं m इक्वल टू बोल देते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है। और ये जो 4 है ये n इक्वल टू 4, ये क्या है, इसको बोल दिया हम लोगों ने, n को क्या बोल दिया हमने, वेरिएबल। बस ऐसे ही, तुम चाहे इसको m बोल दो, इसको n बोल दो, हमने बोल दिया। कंस्ट्रेंट कितने, m इक्वल टू कितना है 2, n इक्वल टू कितना है 4, कंस्ट्रेंट वेरिएबल, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों को जो स्टार्ट करना पड़ता है, और अच्छा हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, ठीक है, कि जब हम लोगों को स्टार्ट करना होता है तो क्या करना होता है कि n माइनस m इक्वल टू 0 रखना पड़ता है, यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, यानी कि हमें 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी, 0। और देखो कॉमन सेंस की बात है, इसमें थ्योरी व्योरी मत जाओ, किताबों में लिखा हो तो मैंने इसलिए बता दिया है। 4 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, सॉल्व कब कर सकते हो, जब किसी 2 को 0 मान के चलोगे, यानी कि अगर हम लोग x1 x2 या x1 s2 को 0 मान लें, इन दोनों को 0 मान लो हम लोग, ठीक है, इन दोनों को हमने 0 मान लिया, स्टार्टिंग में मान लिया, और उसके बाद अगर हम लोग x1 और s1 देखेंगे तो 2 अननोन रह गए और 2 कंस्ट्रेंट है, आप सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये वही लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लो 3 कंस्ट्रेंट होते, है ना, तो हम लोगों को 3 वेरिएबल जोड़ने पड़ते, तो टोटल कितने जाते, 3 + 2 x1 x2 s1 s2 s3 5, यानी कि 5 - 3, कंस्ट्रेंट कितने हो गए थे 3, यानी कि 2। अभी भी हमको क्या करना पड़ता, कंस्ट्रेंट 3 यानी कि 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं हम लोगों को, 2 को क्या रखना पड़ता, 0। अब देखो जब 2 को रखना पड़ेगा 0,
2 को रखना पड़ेगा 0, ठीक है। तो हम तो किसी भी 2 को रख सकते हैं, किसी भी 2 वेरिएबल को 0 रख सकते हैं। हम चाहे x1 s1 को रख दें, हम चाहे x2 s1 को रख दें, ठीक है, चाहे x2 x, मतलब कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं यही होते हैं इसके सॉल्यूशंस। इसी में आपको ये चेक करता है कि मतलब कितना कब जाके हमको ऑप्टिमल मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, तो वो निकालते हैं हम लोग NCM, ठीक है। यानी कि इसके केस में हो जाएगा 4C2, ठीक है। अगर लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल तो आएगा 6, यानी कि इसके 6 सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक टर्म और रह जाता है जो हम लोगों ने, जहां से हम लोगों को अपनी एलपीपी स्टार्ट करनी है, जहां से हम लोगों को अपनी, देखो ये बात क्लियर है ना, n क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल, m क्या है नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। और हमारे पास 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, तो हमें कम से कम 2 को 0 रखना पड़ेगा, तभी जाके हम सॉल्व कर सकते हैं 2 को 2 में, है ना। 2 को 0 रख दोगे, 2 वेरिएबल बचेंगे, 2 कंस्ट्रेंट सॉल्व कर दो, बात खत्म। तो यही हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है। तो जो अपना इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, हम लोग बात करें, वो अपन को कब मिलता है। देखो अपनी इक्वेशन थी, अगर उसमें हम लोग x1 0 रख दें और x2 0 रख दें, ठीक है, x1 0 रख दें, x2 0 रख दें, तो हमको देखो जरा इक्वेशन देखो जरा, अगर इस इक्वेशन में हम x1 x2 0 रख दें तो s1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, और x1 x2 0 रख दें तो s2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग ये दोनों रख दें, ठीक है, तो s1 इक्वल टू आ जाएगा 12 और s2 आ जाएगा 11, यानी कि हम लोगों को पहला सोल्यूशन मिल गया, 2 वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। तो यही क्या है अपना इनिशियल बेसिक सोल्यूशन, यही से अपन लोग स्टार्ट कर देंगे और आगे सॉल्व करते रहेंगे, फिर अपने आप टेबल अपने आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को खुद ही इंप्रूव करती रहेगी, बस हमको जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, जिन वेरिएबल्स को हम लोग 0 रखते हैं उनको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। और जो टेबल में होते हैं जिनकी वैल्यू 0 नहीं होती है उनको बोलते हैं क्या, बेसिक वेरिएबल और बेसिस। और ये कोई किसी ने कसम नहीं खा ली है कि s1 s2 बेसिक हैं और x1 x2 वाले होंगे नॉन बेसिक ना। एक केस मान लो, अगले केस में क्या हो कि x1 और s1 0 हो, है ना, और s2 और x2 की कुछ वैल्यू हो, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे नॉन बेसिक और ये दोनों हो जाएंगे बेसिक। यानी कि जिनकी वैल्यू हमने 0 रखी, क्योंकि हमें 2 की वैल्यू 0 रखनी ही है। अगर हम 2 की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे, 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो जाएंगे, हमें 2 0 ही रखने हैं हर बार, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इनको क्या बोलेंगे अपन लोग, जो जिसको 0 रखेंगे नॉन बेसिक, और ये क्या है बेसिक, इनको बेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। देखो सिंपल है, बहुत आसानी से मैंने एकदम सिंपली समझा दिया है क्या करना है अपन को। सेम प्रॉब्लम, देखो वैसे तो हमको सॉल्व नहीं करना है इसको, सीधी सी बात है, हम किससे सॉल्व करेंगे, हम तो ग्राफिकल से सॉल्व करेंगे ना। ग्राफिकल तो बहुत इजी है, बस डायग्राम खींचो, लाइन की इक्वेशन खींचो, फिजिकल रीजन निकालो, कॉर्नर पॉइंट चेक करो, काम खत्म, ठीक है। ये तो मान लो इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज के लिए मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा कुछ केस है, तो जब प्रॉपर्टीज आएंगी तब हम लोग देख लेंगे, क्लियर है ना बात, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना, बढ़िया सी प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद इस सारी चीजों को अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर टेबल बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कैसे है, ठीक है, कि प्रॉब्लम किस हिसाब से है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टॉय बना रही है, टॉय, ठीक है। एक बना रहा है टॉय कार, ठीक है, और एक बना रहा है ऑटो, ठीक है, टॉय खिलौने वाला, ठीक है। और ये कितने कितने क्या क्या यूनिट बना रहा है मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो कार बना रहा है, ठीक है, और अगर और कार बनाने में 2 चीजों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। एक है क्या मटेरियल, जो भी प्लास्टिक, ठीक है, और एक क्या है व्हील, हमने व्हील ले लिया है कि व्हील की जरूरत है, उसमें पहिए लगाएंगे ना कार में, ठीक है। तो देखो और कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख दे रहे हैं,
प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है, और यहां पे क्या लिख देते हैं, रिसोर्स वैल्यू, रिसोर्स वैल्यू, जैसा हम लोग करते थे फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो इतना दे रखा है देखो कि मटेरियल इसमें लगता है, कार में लगता है कितना, ठीक है, मटेरियल कार में लगता है 2 kg, है ना, और ऑटो में लगता है 1 kg। कार में लगते हैं 4 पहिए, ऑटो में लगते हैं 3 पहिए, 3 व्हील्स 4 व्हील। टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल है 100 kg मटेरियल, और ये अवेलेबल है 240 व्हील्स, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट जो दे रहा है वो दे रहा है कार दे रहा है कितने का प्रॉफिट, 7 रुपीज का, और ये दे रहा है 5 रुपीज का। मतलब एक कार बना के अगर हम लोग सेल करेंगे तो 7 रुपीज का फायदा होगा, एक ऑटो बना के सेल करेंगे तो 5 रुपए का फायदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 7x1 प्लस 5x2, इसको मान ले रहे हैं x1, इसको मान ले रहे हैं x2, ठीक है। अगर कंस्ट्रेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 100, मतलब 100 kg से कम या बराबर, ठीक है। और व्हील के लिए क्या बन जाएगा, 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 240, क्लियर है ना। ये क्या हुआ कंस्ट्रेंट, और हमको पता ही है x1 x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, भाई नेगेटिव में कैसे कर लोगे, ठीक है। अब इसको प्रॉब्लम को हमें सिंपलेक्स से सॉल्व करना है। देखो मैंने इजी लिया क्योंकि मुझे प्रोसेस समझाना है, ठीक है। मैं 4 5 6 भी ले लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा झूम जाते। हमेशा शुरुआत किया करो किसी चीज को समझने की, पहले इजी एग्जाम्पल लो, फिर थोड़ा टफ, फिर काफी टफ, ठीक। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा, ठीक है। तो ये बात हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद कि सबसे पहले तो इसको सिंपलेक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं, चलो। तो क्या हो जाएगा कि 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 100, और ये क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 3x2 प्लस s2 इक्वल टू 240, है ना। और अगर हम लोग बात करें किसकी, मैक्सिमाइजेशन जो अपना z था वो क्या हो जाएगा 7x1 प्लस 5x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, ठीक है। s को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना 5 और s में, ठीक है। ऐसा ही है s1 s2, क्लियर है। तो ये अपना फॉर्म बन गया है, ठीक है। अब यहां देखो छोटी सी चीज देख लो एक और, कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, n कितने, 4, कैसे, कौन कौन से, x1 x2 s1 s2, ठीक है। m कंस्टेंट कितने, 2, ठीक है। यानी कि हमको n माइनस m यानी कि 2 वेरिएबल्स को क्या रखना पड़ेगा, 0, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किसको 0 रखेंगे, हम लोग रखेंगे x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या मिलेगा, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, हमको क्या मिलेगा, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो इन दोनों को हम लोग रख देते हैं 0। तो यहां से s1 इक्वल टू क्या आएगा 100 और s2 इक्वल टू क्या आएगा 240। देखो मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, सब कुछ वही था। मैंने सिर्फ 2 ही चीजें नहीं बताई जो अभी पहले भी बताई थी, कि हम लोग स्लैक वेरिएबल एक ऐड कर देते हैं ताकि इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाए। और फिर मैंने एक ये चीज बताई थी कि भाई वेरिएबल अब 4 हो गए हैं और कंस्ट्रेंट 2 है, हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कंस्ट्रेंट को स्टार्टिंग में 0 मानना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमने x1 x2 को 0 मान लिया, तो हमारा आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन निकल आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे टेबल, फर्स्ट सॉल्यूशन, इसके बाद हम लोग बनाएंगे टेबल और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसकी टेबल बनाते हैं, है ना। तो यही बना लेते हैं ना आराम से, जितने की जरूरत है उतने को देख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक। नहीं तो इसको काट के हम लोग रख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इतना चाहिए ना हम लोगों को, ये अपने काम का है। कॉपी, ठीक है। चलो हम लोग इधर बना लेते हैं टेबल, क्या है दिक्कत है।
ठीक है, चलो देखो टेबल बनाते हैं। देख लो एक बार में समझ लो टेबल कैसे बनती है, बस इसी को रिपीट करते रहना है हम लोग, बस छोटे से 2 इटरेशन होते हैं, ठीक है, हम लोग वो करेंगे, काम हो जाएगा अपना। ठीक, सबसे पहले यहां लिखते हैं अपन लोग क्या, जो भी हमारे वो हैं वेरिएबल x1, x2, s1 एंड s2, ठीक है, ये s1 s2। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, वो वेरिएबल बेसिस, बेसिक वेरिएबल बेसिस, ठीक है। इस केस में बेसिस कौन से थे ध्यान रखो, ठीक है, s1 s2 क्या थे, बेसिस थे, और नॉन बेसिक कौन से थे, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दी थी, ठीक है। नॉन बेसिक कौन से थे, जिसकी वैल्यू अपन लोगों ने 0 रख दी थी, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दी थी। नॉन बेसिक कौन कौन से थे, x1 एंड x2, ठीक है, x1 एंड x2। अब देखो जरा बेसिक क्या है, s1 एंड s2, ठीक है, और इनके कोफिशिएंट क्या है, 0 0, ठीक है, c, ये वाले कोफिशिएंट, ठीक है। अब x1 x2 इनके कोफिशिएंट लिखने हैं हमको, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट में x1 का कितना है, देखो कितना कितना है x1 का, 2 1 1 0, इसमें कितना है 4 3 0 1, क्योंकि इसमें s2 नहीं है, इसमें s1 नहीं है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, और स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, bi, स्टार्ट bi से करते हैं, फिर सॉल्यूशन अपने मिलते रहते हैं, ठीक है। तो क्या है सॉल्यूशन, देखो जब हम लोग x1 और x2 की वैल्यू 0 रखते हैं तो s1 इक्वल टू क्या आता है, 100, और s2 इक्वल टू क्या आता है, 240, ठीक है, क्लियर है ना बात। और यहां पे हम लोग लिखते हैं cj की वैल्यू, cj क्या है, प्रॉफिट कोफिशिएंट, यानी कि x1 का है 7, इसका है 5, ठीक है, इसका है 0 और इसका है 0, ठीक है। यहां पे निकालेंगे हम लोग zj की वैल्यू, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे हम लोग डेल्टा j, जो होगा cj माइनस zj, ठीक है। zj क्या होता है, ठीक, zj सबसे पहले देखते हैं हम लोग, zj क्या है, zj क्या है, ठीक है, zj क्या है, xi इंटू ci का समेसन, ठीक है, क्या समेसन है ये, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग zj की वैल्यू लिखें हम लोग x1 इस वाले के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, पहले x1 के लिए zj की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, यानी कितना हो गया, 0, ठीक है। हम x2 के लिए लिखें तो क्या हो जाएगी, 1 इंटू 0 3 इंटू 0, यानी क्या हो गया, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, यानी क्या हो गया, 0। तो बस इसका मल्टीप्लाई करा के समेशन करना है, तो सब देखोगे तो ये सारे 0 आएंगे। cj पता है, मैं zj पता है, जब घटाओगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 0, यानी कि 7 5 0 0, ये आ गया। देखो इजी था ना, पहला स्टेप हो गया अपना। अब देखो ये जो रो है, ये जो अपन को मिला है, यही सबसे काम का पहला पॉइंट, इसको बोलते हैं नेट इवैल्यूएशन रो। इसी को बोलते हैं नेट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रो। ठीक है, ये हमको बताता है, ठीक है, कि अपने सॉल्यूशन में कितना, मतलब कितना इंप्रूव कर सकते हैं या कितना रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू बता रही है, अगर हम लोग इसको अपने वेरिएबल में इंटर कराएं तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा 7 पर यूनिट के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। इसको कराएंगे तो 5, इसको कराएंगे 0, तो इसको कराएंगे 0, ठीक है। तो हमको तो मैक्सिमाइज करना है, तो हम किसे कराएंगे, इसको कराएंगे। ये तो रही बात मैक्सिमाइज की। अगर यहाँ पे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, तो हम मोस्ट नेगेटिव वाले को कराते हैं। क्यों, वो क्या बताता है हमको कि वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। भाई इसकी वैल्यू 3 ही हो सकती है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो इसकी 3 ही वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, 0 या फिर निगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या करेगा, सॉल्यूशन को इंप्रूव करेगा, नेगेटिव मतलब करेगा डिक्रीज करेगा, 0 मतलब कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो मोस्ट पॉजिटिव वाला चूज कर लेंगे, मिनिमाइज करना है तो मोस्ट नेगेटिव वाला चूज कर लेंगे। तो यहां क्या करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है, तो मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है, ये है, तो इसको हम लोग चूज कर लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, की कॉलम
या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, की कॉलम के अलावा इनकमिंग वेरिएबल, यानी कि ये अब इंटर होगा, ठीक है, ये अब इंटर होगा, और बाहर कौन सा जाएगा वो हम ही पता करेंगे, वो अभी हम पता करेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी ये, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला है, की कॉलम। ये अपना क्या आ गया, की कॉलम। हमें ये पता चल गया कि हमें सॉल्यूशन में किसको इंटर कराना है, किसको x1 को कराना है। अब बात किसकी आएगी कि किसको बाहर निकालने, दो ऑप्शन भी तो है, तो उसके लिए एक टर्म आता है क्या, थीटा आई, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लोग, ये सॉल्यूशन आया है बी अपॉन जो बी आई लिखा था, ठीक है, सॉल्यूशन ये डिवाइड बाई ए आई जे, ठीक है। यानी कि जो कोफिशिएंट है की कॉलम के कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। यानी कि अगर हम डिवाइड करें तो 100/2 कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 60, 240 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 60। और इसमें हम लोग कौन सा चूज करेंगे, ठीक है। तो ये बात हम लोग कर रहे थे, एक नई कॉलम हमने ऐड करी है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, थीटा को रिप्लेसमेंट ठीक है। ये देखो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है सॉल्यूशन, तुम इसको बीआई मत बोलो, इसको सॉल्यूशन बोलो, नहीं पता चला आधे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और ये सॉल्यूशन कब आया था, जब हमने x1 x2 की वैल्यू क्या रख दी थी 0, तो s1 आ गया था 100 और s2 कितना आ गया था 240, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो सॉल्यूशन की वैल्यू आएगी हम लोग उसको रखेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, की कॉलम का जो है कोफिशिएंट उससे डिवाइड करेंगे। यानी कि 100 डिवाइड बाई 2 किया, ठीक है, और 240 डिवाइड बाई 4 किया, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, नहीं आधे इसी में परेशान हो जाएंगे कि क्या कहानी हो गई है। यहाँ पे क्या है 100 डिवाइड बाई 4 यानी कि 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50, और 240 डिवाइड बाई 4 यानी कि 60। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है, इसको मिनिमम रेशियो कॉलम भी बोलते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू मिनिमम होगी वो क्या होगा, आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल, यानी कि हमारा x1 इंटर करेगा और s1 बाहर जाएगा। यानी x1 किसकी जगह आएगा, s1 की जगह। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, की रो, पाइवट रो, की रो, पाइवट कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया की रो, ठीक है। ये बताता है मिनिमम, यानी कि इसमें सबसे कम लॉस है, इसको अपन लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, दोनों मिल गए हमको, मिल गए ना, ठीक है। ये सिर्फ हमने बनाई थी किस लिए, पता लगाने के लिए किसको बाहर निकालना है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट, ठीक है, की एलिमेंट। और इसको इसी को बोलते हैं पाइवट एलिमेंट, ठीक है, पाइवट एलिमेंट, ठीक है, पाइवट एलिमेंट या की एलिमेंट, ठीक। तो देखो यहां पे हमको समझ में आया जो मैक्सिमम है उसको चूज करना है, यहां पे समझ में आया जो मिनिमम है उसको चूज करना है। मैक्सिमम क्यों करना है, क्योंकि अपन को इंक्रीज करना है, ठीक है। अगर मैक्सिमाइजेशन होता है इसलिए हमने मैक्सिमम अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। ये क्या बता रहा है, पर यूनिट जो कॉस्ट, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रो है ये, ठीक है। ये हमको क्या बताती है कि कितनी अपनी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, अगर मैक्सिमाइजेशन की बात है। अगर निगेटिव वैल्यू होती और मिनिमाइजेशन होता तो हम लोग मोस्ट निगेटिव वाली चूज करते, ठीक है। अब जरा देखो एक चीज और, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख ही लो कि कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं तो काम रहेगा, ठीक है, कि फॉर मैक्सिमाइजेशन इफ डेल्टा जे वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अगर डेल्टा जे की वैल्यू नेगेटिव और जीरो आ जाए दैट मीन्स अपना प्रॉब्लम क्या हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया है, ऑप्टिमाइज हो गया है, ठीक है। और फॉर मिनिमाइजेशन अगर इफ डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ जाए, डेल्टा जे रो की वैल्यू पॉजिटिव और जीरो, दैट मीन्स अपना मैक्स ऑप्टिमाइजेशन हो गया है।
मतलब अपना मिनिमाइज हो गई है, ठीक है, ऑप्टिमाइज, ठीक है। सीधी सी बात है ना यार, सारे या तो नेगेटिव जीरो हो जाएंगे, मतलब क्या है कि अब किसी को भी इंटर कराओ तो अपनी वैल्यू क्या होगी, घटेगी या कुछ चेंज नहीं होगा। नेगेटिव मतलब घटेगी या चेंज नहीं होगा। तो अगर पॉजिटिव रहेगी तभी इंप्रूव करेगी, यानी जब तक पॉजिटिव आता रहेगा हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, जैसे ही नेगेटिव या जीरो हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन के केस में अपना काम हो गया। जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, मिनिमाइजेशन में, ठीक है। तो यहां तक की तो सारी बात समझ गए होगे, देखो बहुत इजी था, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पॉइंट और है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि किसको चूज करना है किसको नहीं चूज करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि मिनिमम लेना है, ठीक है, अगर नेगेटिव या इन्फिनिटी आए यहाँ पे, ठीक है, अगर इस रो में नेगेटिव और इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, तो उसे अपन कंसीडर नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, कंसीडर नहीं करना है। अगर नेगेटिव या इन्फिनिटी आ जाए तो इसको कंसीडर अपन को नहीं करना है। अब इसका देखो ये स्पेशल केस होता है, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। नेगेटिव या इन्फिनिटी आ जाता है, इसमें कंसीडर नहीं करना है, बाकी जो भी वैल्यू आया कंसीडर करते रहो, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे सेकंड जो फर्स्ट इटरेशन है अपना इटरेटिव इटरेशन, उसको बनाते हैं हम लोग। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, हमें बस इतने की जरूरत है। ये क्लिक भी तो नहीं होता एक बार में, ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पे अपन लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, सीख भी जाएंगे। सबसे पहला काम क्या था अपना, है ना, ठीक है। चलो हम लोग लिखना चालू करते हैं। यहाँ पे क्या था, x1 x2 s1 एंड s2, ठीक है। और देखो जो ये s1 s2 थे, यहां पे जो होगा बेसिस वाला, ठीक है, बेसिस वाला, तो देखो s1 की जगह क्या आ जाएगा x1, ठीक है, और यहाँ पे तो s2 रहेगा, नो चेंज। और ये वैल्यू जो x1 का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट रहे थे ना, इसका कोफिशिएंट क्या था 7 और ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग सीजे, ठीक है, क्या था ये 7 5 0 0, ये चीजें चेंज नहीं होनी है कभी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये भाई ये क्या था, ये आउटगोइंग वेरिएबल था, s1 गया x1 एंटर हो गया, s1 गया x1 एंटर हो गया, देखो ये एंटर हो गया। अब देखो टेबल लिखते कैसे हैं इसके आगे, बस यही थोड़ा सा खेल है। सबसे पहले तो जो भी अपनी की रो होती है, ठीक है, और की एलिमेंट से उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 0, और ये कितना आ जाएगा 50, कितना आया 50, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इस वाले को लिखने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि न्यू नंबर, देखो बहुत लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑपरेशन यूज कर देते हैं मैट्रिक्स के रो कॉलम वाले। हमें बस इसको 0 करना है किसी भी तरीके से, ठीक है, बाकी हो जाएगा। देखो न्यू नंबर इक्वल टू ओल्ड नंबर माइनस करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट डिवाइड बाय की एलिमेंट, डिवाइड बाय की एलिमेंट, ठीक है। तो देखो मैं इन सबके लिख देता हूं, ठीक है। अगर देखो हम लोग इसको देखो, अगर हम इसकी बात करें 4 की, है ना, 4 की बात करें, ठीक है, तो देखो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, 4 ओल्ड नंबर है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग रो कितना है 2, कॉलम कितना, ये खुद ही है 4, ठीक है।
डिवाइड बाई 2, ठीक है, की एलिमेंट क्या है 2, तो वैल्यू कितनी हो गई 0, तो यहाँ कितना आ गया 0। अगला देखो 3, ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूं, देखते रहना। ओल्ड नंबर कितना है 3, ओल्ड तो यही है ना 3, माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम 4, करस्पॉन्डिंग रो 1 डिवाइड बाई की एलिमेंट 2, ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, क्या जाएगा 2 3 - 1 यानी कि 1, यानी कि ये क्या जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सारे लिख देंगे, ठीक है, तो सारे लिख दे रहे हैं तो कितना कितना आ रहा है देखो, -2 140, -2 1 और 40, मैंने बता दिया कैसे लिखना है, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या आ गया अपना सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखो लंबा प्रोसेस है, ये सवाल लंबा सवाल है, क्या कहते हैं ZJ निकालेंगे सबसे पहले, फिर निकालेंगे डेल्टा J, वो क्या होता है CJ माइनस ZJ। तो ZJ क्या होता था 1 × 7 प्लस 0 × 0, ये कितना आ जाएगा 7/2 प्लस 0 यानी कि आ जाएगा 7/2, ठीक है। इसको करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करके करते रहोगे तो कितना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0, ठीक है, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7/2 और ये आ रहा है 0, ठीक है, ये आ रहा है 7/2 और ये आ रहा है 0। याद है ना ZJ कैसे लिखते थे, ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये, यही लिख रहा है मैंने, ठीक है। अब जरा देखो घटाओ, तो ये कितना आएगा 7 - 7 यानी कि 7 - 7 यानी कि 0, ये कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है, ये कितना आ रहा है माइनस का 7/2, ठीक है, और ये कितना आ रहा है 0। यानी कि अभी भी अपने हम लोग को क्या चेक करना होता था कि डेल्टा J में कोई पॉजिटिव तो नहीं है, अगर सारे 0 या नेगेटिव हो जाएंगे मैक्सिमाइजेशन में तब तो ऑप्टिमाइज हो गया, तो देखो अभी भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो यही अपना क्या हो जाएगा की कॉलम, की कॉलम, ठीक है, ये हो गया अपना की कॉलम, यानी ये क्या है अपना इनकमिंग वेरिएबल। आगे देखो, अपन लोग थीटा निकाल लेते हैं, रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम, तो देखो 1/2 50/1/2 यानी कितना हो गया 100, ठीक है, और 40 डिवाइड बाई 1 यानी कितना हो गया 40। कौन सा मिनिमम है, ये वाले मिनिमम है, तो किसको चूज करेंगे हम लोग, कौन सा मिनिमम है, ये मिनिमम है, तो इसको क्या करेंगे, ये क्या है आउटगोइंग है, आउटगोइंग वेरिएबल, ठीक है, इसको देखो हम लोग लिख दे रहे हैं, ये हो गया, ये क्या है अपना की एलिमेंट, ये क्या है अपना की एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि अब की बार कौन सा आउटगोइंग है x2, सॉरी इनकमिंग कौन सा x2 और आउटगोइंग कौन सा s2। अब नेक्स्ट टेबल बताएंगे, देखो इसीलिए लेंदी आना नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए एक बता दे रहा हूं कि बाद में कहोगे एक भी बताया नहीं सर, सिर्फ ऐसे ही हवा में बता के चले गए, ठीक है। तो देखो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल गई थी अपनी टेबल। अब इसके बाद हम लोग एक और टेबल बनाते हैं अपनी, ठीक है। सब वैसे लिखना है अपन को, x1 x2 s1 s2, ठीक है। तो यहाँ CJ लिखते थे हम लोग 7 5 0 0, ठीक है। यहाँ पे बेसिस लिखते थे हम लोग, तो अब देखो बेसिस चेंज हो जाएंगे, ठीक है, बेसिस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ बेसिस चेंज हो जाएंगे। x1 और s2 की जगह क्या आ जाएगा x2, इसका कोफिशिएंट है 7, इसका कोफिशिएंट है 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे
याद है कैसे करना है? जो की वाले रो है उसमें तो 1 से डिवाइड कर दोगे, तो 1 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 1 -2 और 1। ऊपर वाले में क्या करोगे? वो जो ओल्ड नंबर और न्यू नंबर वाला फॉर्मूला था उसको लगाओगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। जो वैल्यू वो निकल के आएगी वो आएगी 103/2 -1/2, 103/2 -1/2, ठीक है। लगा लेना, वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? ये तो आएगी 40 की 40 और ये हो जाएगी 30, क्योंकि 1 से डिवाइड किया था इसमें, तो ठीक है, ये हो जाएगी 30। क्लियर है बात? तो अब निकालते हैं अपन लोग क्या? ZJ, ठीक है। तो ZJ भी याद है, इसको मल्टीप्लाई करके निकालना था, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। ये देखो कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये आ रहा है 1/2 और 3/2, 1/2 और ये 3/2, ठीक है। तो जब हम लोग डेल्टा J निकालेंगे, CJ - ZJ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0 0 -1/2 -3/2, ठीक है। यानी कि अब कोई भी वैल्यू नहीं है किसी भी वेरिएबल की जो पॉजिटिव हो, जिससे हम अपने सॉल्यूशन को इंप्रूव करें, ठीक है। यानी कि अपनी प्रॉब्लम क्या हो गई है, ठीक है, अपना प्रॉब्लम इज ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। अपना सॉल्यूशन क्या है? 30 40, यानी कि x1 = 30 और x2 = 40, ठीक है। x1 = 30, x2 = 40। अपना z कितना था? देखो S1 S2 बाहर है, उसकी वैल्यू 0 है, देखा। अब अगर अपन लोग z की बात करें तो z क्या था? 7 × 30 + 5 × 40, ठीक है। तो ये मिला के हो जाएगा 410। ये हो गया अपना ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं हम लोग? कितनी कार अपन को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी? टॉय कार 30, कितने ऑटो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? टॉय ऑटो 40, और टोटल प्रॉफिट कितना मैक्सिमम कमा सकते हैं हम लोग? 410। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। और बहुत बड़ा सिरदर्द हम लोगों का खत्म हो गया है, प्रॉब्लम अपनी सॉल्व, ठीक। अब जरा देखो, इसमें दो चीजें और रह गई हैं, ठीक है। सिंपलेक्स में एक रह गए स्पेशल केसेस और एक डुअल, ठीक है। डुअल LPP, डुअल ऑफ LPP, ठीक है। कि जो अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की इनिशियल प्राइमल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसका डुअल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग के दो सेट रह गए हैं, तो हम लोग पहले देख लेते हैं डुअल, और पहले हम लोग देख लेते हैं स्पेशल केस, ठीक है, फिर देख लेते हैं डुअल, ठीक है। तो हम लोग स्पेशल केस में आते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्पेशल, तो ये बात तो समझ गए हो ना कैसे किया है, ठीक है। स्पेशल केस में आते हैं हम लोग कि कौन कौन से स्पेशल केस होते हैं, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट केस क्या होता है? फर्स्ट केस होता है अपना के इनफाइनाइट और मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे स्पेशल केसेस में, और ध्यान रखना ये जो आप पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो देखो अभी हम लोगों ने मेथड पढ़ा, हम लोग खुद ही देख के समझ गए होंगे, इतना बड़ा नहीं आना, इसीलिए मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन आए भी तो हम लोग किससे सॉल्व कर देंगे? सिंपल और सिंपल ग्राफिकल मेथड से 2 मिनट में हो जाता है, इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए बताई टेबल, क्योंकि अब जब हम लोग केस पढ़ रहे हैं इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? व्हेन, ठीक है, इन डेल्टा जे रो, ठीक है, व्हेन इन डेल्टा जे रो वैल्यू ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल वैल्यू इज 0 इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टेबल, ठीक है। इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि जो लास्ट वाली ऑप्टिमल सॉल्यूशन की टेबल बन जाए, यानी अपने पास कोई चूज करने को ना रह जाए, सारे 0 या नेगेटिव हो जाए। उस केस में अगर डेल्टा जो वैल्यू में नॉन बेसिक वेरिएबल क्या हो? 0, ठीक है। नॉन बेसिक कौन सा था?
जो टेबल में ना हो, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, हम लोग की ऐसे बनती थी x1 x2 s1 s2, ठीक है, और यहाँ पे क्या था x1 x2, ठीक है, ऐसे बन रही थी। तो अगर यहाँ पे जो डेल्टा जी वैल्यू रो बनती थी, ठीक है, cj माइनस जेड जे, अगर इसमें देखो ये दोनों कौन से बेसिस, तो यही क्या है बेसिक, ठीक है, बेसिस को भी बोल दो, मैंने कहा था एक ही चीज है, ठीक है। अब इस केस में नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से, s1 s2, यानी कि इनमें से किसी की भी वैल्यू अगर डेल्टा जे में 0 आ जाए किसी की वैल्यू, तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑप्टिमल और इनफाइनाइट, और क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन यूनिक नहीं रह गया, अब क्या है इनफाइनाइट है। बात समझ गए ना। नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू अपनी डेल्टा जे रो में फाइनल टेबल में 0 आ जाए तो क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ए क्लियर है बात, ठीक है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट केस। सेकंड केस में चलते हैं, ठीक है। सेकंड केस क्या है अपना, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग अनबाउंडेड सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो फिर क्या थी अपनी x1 x2 s1 s2, ये इतनी टेबल थी, और यहाँ पे x1 x2, ठीक है, बेसिस थे ये, ठीक है। और यहां पे अपन लोगों ने थीटा निकाला था, एक क्या था, रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम निकाला था, याद है ना। अगर इसकी वैल्यू जहां से हम लोग मिनिमम चूज करते थे ना, नेगेटिव और इंफिनिटी, नेगेटिव और इंफिनिटी, नेगेटिव और इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि सारी वैल्यू, अभी तो हमने x1 x2 मान लो 3 कंस्ट्रेंट होते ज्यादा, अगर ये सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव और इंफिनिटी, यानी कि हम कोई चूज ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम क्या कहते हैं की रो चूज ही नहीं कर पाएंगे। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, जब ऐसा मिल जाए अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्लियर है ना बात, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनबाउंडेड। समझ गए। जो रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम था ना, जहां हम लोग क्या करते थे, जो सॉल्यूशन आता था और bi जो था अपना सॉल्यूशन था, ठीक है, और जो भी की कॉलम आता था उससे डिवाइड कर देते थे, तो हम लोग क्या मिलता था, रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम, जिसमें हम लोग ढूंढते थे कि मिनिमम कौन सा है जो बनेगा हमारा आउटगोइंग वेरिएबल, यानी कि की रो, ठीक। तो वो क्या आ जाए जब हम चूज ना कर पाए, ठीक है, ये केस मिल जाए तो हम लोग क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड केस की बात करें तो नो सॉल्यूशन हुआ करता था, नो सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग इनफिजिबिलिटी, ठीक है, नो सॉल्यूशन और इनफिजिबिलिटी। अब देखो, जैसे हम लोगों ने एक स्लैग वेरिएबल ऐड किया था ना, ठीक है, बिग एम मेथड में एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, हम लोग एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। और अगर अपने फाइनल सॉल्यूशन में ठीक है आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है, प्रेजेंट है, जिन्होंने बुक यूनिवर्सिटी में अब लगाए होंगे सवाल गेम मेथड के, तो पता होगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ये अपने सॉल्यूशन में रह गया है, ठीक है, प्रेजेंट है फाइनल सॉल्यूशन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपनी प्रॉब्लम क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो 3 केस हो गए। फर्स्ट केस क्या है कि नॉन बेसिक वेरिएबल की फाइनल टेबल में वैल्यू क्या आता है, 0, तो क्या है, मल्टीपल ऑप्टिमल। अगर नॉर्मल सॉल्व हो रहा है तो यूनिक, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल ले जाता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किधर मिलता है हमको, बेसिस में, जहां x1 x2 लिखा है, जो बेसिस था ना वही तो सॉल्यूशन है, वही तो आंसर है। वहां पे अगर रह जाता है a1 a मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और इधर बताया रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम में क्या आ जाए, नेगेटिव और थीटा सारे इंफिनिटी आ जाए, नेगेटिव और इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड, ठीक है। तो अपन ने केस कवर कर लिए। ये स्पेशल केस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखने, ठीक है। कंडीशन हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है, कि डेल्टा जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मैक्सिमाइजेशन है तो क्या होनी चाहिए, 0 और नेगेटिव, यानी कि प्रॉब्लम अपनी क्या हो गई, ऑप्टिमाइज। अगर डेल्टा जे की वैल्यू क्या है, 0 और पॉजिटिव, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो गई, ऑप्टिमाइज। किस केस में, मिनिमाइजेशन के केस में। और ये किस केस में है,
मैक्सिमाइजेशन के केस में, ये तो मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। तो ये अपने सारे केस हो गए, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, अगर इसमें से कोई दिक्कत नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर इधर वाली दिक्कत आ रही है तो अनबाउंडेड है, ये वाली अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नो सॉल्यूशन, या फिर बोलेंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपने स्पेशल केसेस की। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है डुअल ऑफ एलपीपी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हेड डालते हैं, डुअल ऑफ एलपीपी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं एक बात आप लोगों को कि जो प्रॉब्लम दी होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमल, ठीक है, प्राइमल। और इस प्राइमल को अपन लोग डुअल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में जैसे हम लोग ट्रांसपोज करते हैं ना, मैट्रिक्स ट्रांसपोज वाले ऑपरेशन को अप्लाई करके हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, डुअल में, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या रहता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम, सॉल्यूशन दोनों क्या रहता है, सेम। अभी देखो मैं दिखाता हूं, ठीक है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं उससे पहले जरा हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे, ठीक है। इसके आगे वाले में चलते हैं तो हमको मिलेगा, ठीक है ना। ये अपनी प्रॉब्लम थी ना, ये अपनी प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसी को तो कन्वर्ट करना है हमको, तो दोबारा क्यों लिखूंगा मैं, कॉपी, ठीक है। ये अपनी प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये अपनी प्रॉब्लम थी। और मैंने इसको बनाया कहां से था, अगर ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने बोला था दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, ठीक है ना। एक कार थी, एक ऑटो था, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल था और यहाँ पे व्हील थे, क्या थे, व्हील, ठीक है ना। और ये कार कितने में प्रॉफिट दे रही थी, 7 रुपीज का, ये 5 रुपीज का, है ना। ये मटेरियल कितना था, 100 kg, व्हील कितने थे, 240, ठीक है। मटेरियल कितना यूज हो रहा था ए में, 2 kg, इसमें 1 kg, ठीक है। इसमें कितना हो रहा था, 4 व्हील, इसमें 3 व्हील, ये कर दे रखा था, ठीक है। तो ये अपनी थी प्राइमल प्रॉब्लम। ये क्या थी अपनी प्राइमल, देखो मैं रूल बता रहा हूं डुअल में कन्वर्ट करने का। अब हम लोग इधर पे करेंगे डुअल में कन्वर्ट इसको, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट रूल है, रूल नंबर 1, कि जितना अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले प्राइमल में क्या करेंगे हम लोग, सबको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मान लो कोई एक आधी इनइक्वालिटी चेंज दे रखी हो, और अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें। सबसे पहला काम। उसके बाद फिर हम लोग कन्वर्टिंग प्रोसेस चालू करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्टिंग प्रोसेस क्या रहती है कि अगर प्राइमल, ठीक है, हम लोग इधर थोड़ा सा ले चलते हैं, ठीक है, ठीक। इधर मैं कर दे रहा हूं प्राइमल, इधर कर दे रहा हूं डुअल, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम होगी मैक्सिमाइजेशन की तो डुअल कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन में। अगर ये प्रॉब्लम होगी मिनिमाइजेशन की तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन में, ठीक है। जितने भी रिसोर्स वैल्यू होंगी इसकी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएंगी सीएजे में, प्रॉफिट कोफिशिएंट में। और जो इसके प्रॉफिशिएंट की वैल्यू होंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रिसोर्स वैल्यू में, ठीक है। इतना ही काम करना है। जो एम कंस्ट्रेंट थे वो एन वेरिएबल में चेंज हो जाएंगे, और जो एन वेरिएबल थे वो एम कंस्ट्रेंट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट वेरिएबल, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और जो भी इनइक्वालिटी ऐसे होंगी वो कन्वर्ट हो किस में हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है। और जो ऐसे होंगी वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगी, ऐसे में, ठीक है। तो ये हम लोगों को इतना बस करना है। और जो भी ये अपने कोफिशिएंट है, सब्स्टिट्यूशन, टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट, ठीक है, इनको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। अब देखो मैं कन्वर्ट करता हूं, कितनी सा रूल है बस, ठीक है। अब देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, मिनिमाइजेशन में,
ठीक है। और देखो मैं ये बता रहा था, अच्छा ये एक चीज तो समझ लो कि डुअल है क्या। ठीक है, हम लोग कार और ऑटो बना रहे थे, हम लोग कार और ऑटो बना रहे थे और 7 और 5 रुपए में बेच रहे थे प्रॉफिट। ठीक है, और हम लोगों ने फाइनली प्रॉफिट कितना कमा लिया था, 410। आंसर याद है, 410 प्रॉफिट कमा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बेच नहीं रहे हैं कार बना के, अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, हम मटेरियल को ही बेच दे रहे हैं, हम लोग मटेरियल को ही बेच दे रहे हैं। ठीक है, और हमको पता है कि अगर हम मटेरियल बेच दे रहे हैं इतना इतना है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम बेचेंगे कार के मटेरियल को, जो 2 kg लग रहा था और ये 4 kg ये लग रहा था, 4 व्हील लग रहे थे, अगर एक कार का मटेरियल हम लोग बेच दें 2 kg मटेरियल और 4 व्हील, तो उसको कितने में बेचेंगे, 7 रुपए में बेचेंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा था, 7 रुपए में बेचेंगे, या फिर उससे ज्यादा में बेचेंगे, कम में नहीं बेचेंगे। क्यों भाई, कम में तो अपन को उधर से फायदा हो जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग बस क्या कर रहे हैं, इसको अभी क्या कर रहे थे कि x1 x2 हमने इसको माना था, अब ट्रांसपोज कर दो इसको y1 y2 मान लो। ठीक है, यानी कि पहले हम प्रॉफिट कमा रहे थे, अब हम इसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो मिनिमाइज करना है अपन को कॉस्ट, तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला है, जितने भी प्रॉफिट कोफिशिएंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बीजे में, और जितने भी बीजे यानी कि रिसोर्स वैल्यू है वो इसमें। तो इसमें देखो रिसोर्स वैल्यू क्या है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रॉफिट कोफिशिएंट में। हम लोग मान ले रहे हैं क्या, y1 और y2। ठीक है, तो 100 y1 प्लस 240 y2। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट, तो मैट्रिक्स ऐसे है, ट्रांसपोज कर दो ऐसे, यानी कि 2y1 प्लस 4y2 और ये लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। क्योंकि जो सीजे किस में कन्वर्ट होना है, ये सीजे है, इसे कैसे कन्वर्ट कर दोगे, बीजे में। ये क्या है, बीजे, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, सीजे में। तो देखो बीजे को सीजे में कन्वर्ट करके हमने प्रॉफिट कोफिशिएंट से हमने जेड की वैल्यू बना दी थी, जेड की वैल्यू बना दी थी। ठीक है, अब ये पहला कंस्टेंट आ गया। दूसरा देखो y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बन गया अपना। ठीक है, और y1 y2 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये क्या था, प्राइमल डुअल। ये रहे अपने रूल। सबसे पहले तो हमें क्या करना रहता है कि जो भी प्रॉब्लम दे रखी हो प्राइमल में, उसमें अगर मैक्सिमाइजेशन की तो सबको इसमें कन्वर्ट करो, और मिनिमाइजेशन की है तो सबको इसमें कन्वर्ट करो। ठीक है, कैसे कर लोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा के पूरी इक्वेशन में। ठीक है, अगर चेंज होता है इसमें तो देखो सेम थे, दोनों ही हमारे किस टाइप से थे, ये वाले थे, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी करने की। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन लिख देना है, मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन, बीजी को सीजे बना देता है ना, रिसोर्स वैल्यू को प्रॉफिट कोफिशिएंट और प्रॉफिट कोफिशिएंट को रिसोर्स वैल्यू। देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट कोफिशिएंट थे वो यहाँ पे रिसोर्स वैल्यू है, और जो यहाँ पे रिसोर्स वैल्यू थे अब वो इसके लिए क्या है, प्रॉफिट कोफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक मस्त चीज दिखाते हैं। ठीक है, कि हमारा सॉल्यूशन भी यहीं से मिल जाता है। देखना, अगर इसमें हम लोग चलें, ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम में, ठीक है, तो अपनी लास्ट टेबल ये आई थी, अपनी लास्ट टेबल ये आई थी ना। ये छोटा नहीं हो रहा है यार, जल्दी से काम चला लेते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी हैंग कर जाता है। ठीक है, देखो तो मैं ये बता रहा था कि हमने डुअल में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या है, अपना डुअल है। ठीक है, ये क्या है, अपना डुअल है। अगर हमें डुअल का सॉल्यूशन देखना तो हमें यहीं से मिल जाता है। ये जो है ना, ये है y1 और ये है y2, ये है y1 और ये है y2, और इनको जो बोलते हैं, जो है ना, इसको बोलते हैं अपन लोग शैडो प्राइस, शैडो प्राइस, और इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट
वर्थ, शैडो प्राइस बोल देते हैं इसी को, या फिर इसको बोल देते हैं यूनिट वर्थ, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं डुअल प्राइस। तो ये इसके नाम है, ठीक है। अब जरा देखो, और माइनस कंसीडर नहीं करते हैं, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो y1 इक्वल टू कितना है 1/2 और y2 इक्वल टू कितना है 2/3, ठीक है। अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जरा डालो, 1/2 कितना आ जाएगा, ठीक है। z इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 1/2 यानी कि 50, ठीक है, और 240 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 दूनी कितना हो जाएगा 3/2, सॉरी कितना ये 3/2, कितना है ये 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 3, तो ये आ जाएगा प्लस 360, यानी देखो कि z की वैल्यू कितनी आ रही 410, और अगर याद हो तो सॉल्यूशन में अपना कितना आया था 410, यानी कि इसका जो प्राइमल है और डुअल है, देखो सॉल्यूशन सेम है, हमको इसी से सिंपलेक्स से आंसर मिल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं शैडो प्राइस। तो यानी कि अगर तुमने सिंपल सॉल्व किया तो तुम डुअल की भी y1 y2 की वैल्यू बता सकते हो। क्लियर है बात, ठीक है। तो हम लोगों ने डुअल कन्वर्ट करना भी सीख लिया, ठीक है, प्राइमल सीख लिया, डुअल सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक सवाल लगा के देख लेते हैं और उसमें और क्लियर हो जाएगा। उसमें एक और सवाल मैंने गेट में आया हुआ है जिसमें डुअल कन्वर्ट कराया है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है, हमें करना कुछ नहीं है, बस सिंपल है कि सबसे पहले तो अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद क्या करना है मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन, और जो अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मैक्सिमाइजेशन, बीजे को सीजे में, सीजे को बीजे में, और जो कंस्ट्रेंट है एम क्या है कंस्ट्रेंट, और ये क्या है वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल कंस्ट्रेंट को वेरिएबल में और वेरिएबल को कंस्ट्रेंट में, यानी एम एन एन एम कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, यानी ट्रांसपोज करना है। देखो इजी दिख रहा है। और जरा सवाल देख लेते हैं हम लोग जो गेट में आया है, ठीक है। गेट में देखो सवाल आया है कि कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग मैक्सिमाइज 4x + 6y, और ये क्वेश्चन दे रखी है, मैक्सिमाइज करना है इसको, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल s एंड t, हम लोगों ने s1 s2 लिए थे स्लैग वेरिएबल, हम लोगों ने क्या लिए थे s1 s2, इसने क्या लिए s और t, ठीक है, s और t, उसने उल्टी टेबल बना रखी है, टेबल कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नीचे लिख दो ऊपर लिख दो, ठीक। और ये जो वैल्यू है ये डेल्टा जे की है, ठीक है, लेकिन इसने cj माइनस zj की जगह क्या लिख रखा है zj माइनस cj, ठीक है, यानी पहले हम लोग इसको माइनस में मल्टीप्लाई करा देंगे तब वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया इसने, कह रहा है कि आफ्टर सम सिंप्लेक्स इटरेशन फॉलोइंग टेबल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो फॉलोइंग टेबल ऑब्टेन्ड होती है। अब देखो जरा इसमें अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि ये तो उल्टा लिख रखा है ना उसने, ठीक है, उल्टा वैल्यू लिख रखी है, क्योंकि फर्स्ट देखोगे तो 4 और 6 नहीं है, ठीक है, -4 - 6 नहीं आएगा, 4 6 आएगा, ठीक। तो ये भी लिख देता है कई बुक्स में। तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, ठीक है, यानी कि डेल्टा जे वैल्यू में, डेल्टा जे रो में सारे की सारी वैल्यू या तो 0 या नेगेटिव, यानी कि अपना प्रॉब्लम जो है ऑप्टिमाइज हो चुका है, ऑप्टिमाइज हो चुका है। सॉल्यूशन में अपने क्या है s एंड y, सॉल्यूशन में क्या है अपने s एंड y, यानी कि s और y क्या है अपने बेसिक वेरिएबल, ठीक है। नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू जो अपने सॉल्यूशन में नहीं है, जिनकी वैल्यू हम लोगों ने 0 रख रखी है, नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं x और t, x और t, ठीक है। अगर नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 है फाइनल टेबल में, देखो 0 है, नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो हम लोगों का पहला वाला केस है ये। तो अगर नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू फाइनल टेबल में 0 है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल या इनफाइनाइट, ठीक है। सब हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखो ऑप्शन है, ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है कि द एलपीपी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, ये एलपीपी हैज यूनिक, ठीक है, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट इज नॉट यूनिक, ठीक है। तो अपना ये बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो इतनी मेहनत हम लोगों ने की कि इससे देख के पता लगा रहे थे, और जो होशियार होंगे जिनको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी तो वो क्या करेंगे कि ऑप्शन तो यही 4 दे रखे हैं, ये प्रॉब्लम रखी है, तुरंत ग्राफ खींचो 2 मिनट में सॉल्व करो, आ जाएगा। और वैसे भी देखो दिख रहा है चांस है, देखो इधर से क्या आ जाएगा 2/3 माइनस का 2/3, ठीक है। इसमें क्या है इसका जो स्लोप है वो है -3/2,
और इसका कितना माइनस का 2/3, यानी कि इसका बराबर हो रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्लोप, यानी कि चांस है। तो ये तो यहीं से देखते ही देख बन रहा था, ठीक है। बाकी मैंने उससे भी बता दिया, ठीक है। उससे हम लोगों ने क्या देखा, देखो सिंपल कि जो x और t की वैल्यू है, x और t क्या थे अपने, x और t ये दोनों तो थे बेसिक वेरिएबल, x और t क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल। इनमें से अगर किसी की भी वैल्यू 0 होती है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू 0 हो रही है तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट, नॉन बेसिक है, वेरिएबल है, ठीक है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन में आओ, कह रहा है कि जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका हमको क्या लिखना है, डुअल लिखना है। हमें क्या लिखना है, डुअल लिखना है, ठीक है। तो चलो डुअल लिखते हैं, फिर आके मैच करा लेंगे। और u और v के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो डुअल तो हम लोग बगल में लिख लेंगे। अभी देखो फिर से देख लो एक बार डुअल कैसे लिखते हैं। मैक्सिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन हो जाएगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो cj है वो bj हो जाएंगे और जो bj है वो cj हो जाएंगे, यानी कि 6u प्लस 6v, ठीक है। इसको हम लोग एक को u मान ले रहे हैं, एक को v मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो v में मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो पहला कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v, ये क्या है लेस देन, तो कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दूसरा क्या हो जाएगा, 2u प्लस 3v ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देख रहे हो 3 2 6 ऐसे दिया है सवाल कि आधे तो ऑप्शन चेक करने में गलत कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने डुअल बना लिया है, ठीक है। तो हम लोग जरा आगे चलते हैं, आगे मैच करा लेंगे हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। देखो कौन सा कर रहा है, मिनिमाइजेशन 6u प्लस 6v, मिनिमाइजेशन 6u प्लस 6v, सारे वही है। ये नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं, ये दोनों हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो गलत है, इन दोनों में से होगा, ठीक है। अब देखो 3u प्लस 2v, तो जिसमें इसने ऐसा सिंबल लगा दिया तो वो तो गलत ही है, यानी कि पहला वाला ही सही है। देखो 3u प्लस 2v 4 और 2u प्लस 3v 6, यानी कौन सा है, दो नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर जिसको सिंपलेक्स का थोड़े से स्पेशल केस याद है तो वो सिर्फ तुरंत देख के बता देगा वो कि मल्टीपल ऑप्टिमल है, और ग्राफिकल सॉल्व कर लोगे तब भी 2 मिनट लगेगा क्योंकि 2 ही कंस्ट्रेंट है ना। तो उससे सॉल्व कर लोगे तब भी 2 मिनट लगेगा, और देखो डुअल में कन्वर्ट कर लिया 2 मिनट में, 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे गेट में, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं है सिंपलेक्स से, यही सब पूछता है, ठीक है। एक दो स्पेशल केस होते हैं जैसे कि डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल, ठीक है, यानी प्राइमल से हम लोग डुअल बनाते हैं, अगर डुअल का भी हम लोग डुअल बनाए तो वो क्या हो जाता है, प्राइमल, ठीक है। और एक होता है कि अगर प्राइमल का जो सॉल्यूशन है हम लोग बात करें अगर, ठीक है, ये क्या होता है कि डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल, ठीक है। अगर प्राइमल का सॉल्यूशन क्या है, इनफिजिबल, ठीक है, तो फिर डुअल का क्या होगा, ठीक है। अगर प्राइमल का सॉल्यूशन क्या है, इनफिजिबल है, ठीक है, तो उस केस में डुअल का जो होगा या तो अनबाउंडेड होगा या इनफिजिबल होगा, या तो अनबाउंडेड होगा, सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा, ये पॉइंट्स में कभी आ सकता है, अनबाउंडेड होगा या फिर इनफिजिबल होगा, ठीक है। सेम अगर प्राइमल का क्या है, ठीक है, प्राइमल का सॉल्यूशन अगर अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड होगा या फिर इसमें किसमें फिजिबल होगा, ठीक है, अनबाउंडेड होगा या फिर अनबाउंडेड, ये दोनों में से एक होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अनबाउंडेड हो, ये अलग अलग केस पढ़े थे, दोनों मत लिख देना, ठीक है। अगर प्राइमल का सॉल्यूशन क्या है, अनबाउंडेड है, तो इसके डुअल का सॉल्यूशन क्या होगा, 100% क्या होगा, इनफिजिबल। तो ये याद रखना, दो तीन कंडीशन, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट की तरह लिख सकते हो कहीं भी, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो सिंप्लेक्स वाला पार्ट खत्म हो गया, एनालिटिकल थोड़ा सा लेंदी वाला प्रोसेस था, ठीक है। तो बाकी उस प्रोसेस को भले ही भूल जाओ, लेकिन जो टर्म है कि
डेल्टा जे रो क्या होती है, ठीक है, कि नेट वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रो, रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम, ठीक है, की एलिमेंट होता है, ठीक है, और इसके बाद की एलिमेंट हो गया है, रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम हो गया, डेल्टा जे रो हो गई है, और उसके बाद हम लोगों ने स्पेशल केस पढ़े, 3 स्पेशल केस पढ़े हम लोगों ने, और 3 स्पेशल केस के बाद फिर हम लोगों ने देखे कि डुअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर सवाल भी लगाया उसका कन्वर्ट करके, और एक सेट ऑफ प्राइस भी देखा था कि सॉल्यूशन भी हमको सिंप्लेक्स से ही हमको डुअल का भी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहां तक हम लोग की बात खत्म हो गई। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। आई होप ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। थैंक यू।